नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, विस्तार से जानकारी देंगे इस खास शो में जिसका नाम है खबर गरम है। तो राजस्थान के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर जमकर बरसे। इसके अलावा कांग्रेस के सहयोगियों को भी अपने निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पाली में जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने सनातन के लिए क्या क्या नहीं कहा है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ऐसा करने देंगे? क्या कांग्रेस के ये कारनामे चलने देंगे? क्या घमंडिया गठबंधन की ये करतूत मान्य करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने सुना कि यहाँ खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए हैं कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा से निकलते माल की खबरों पर यहाँ अघोषित प्रतिबंध लग गया है। मेरे परिवारजनों, मैंने सुना है कि यहाँ खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते, मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। पीएम मोदी ने हनुमान मंदिर में दलित समाज के पुजारी का जिक्र करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐसी पावन धरती पर कांग्रेस के संरक्षण में ही दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली जिसे कोई सामान्य नागरिक भी आम बोलचाल में नहीं बोलता। वैसी भाषा वो सदन में बोल रहे हैं। उन्होंने दलित का अपमान किया, लेकिन कांग्रेस ने इसकी निंदा तक नहीं की। तो इस रैली में पीएम मोदी ने आगे कहा कि दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस हाथ में पट्टी बांध लेती है। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून पारित हुआ, तब से इन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र अभियान छेड़ दिया है। इन लोगों ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं और बहनों के लिए किए हैं, ये सभी के सामने है। बिहार के सीएम ने तो विधानसभा में हमारी माताओं के लिए घोर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। यहां भी कांग्रेस चुप रही। यही कांग्रेस का असली चेहरा है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो राजस्थान के चुनाव प्रचार के रण में कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पर जमकर बरसे, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है और कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनावी रण में उतरे हुए हैं। राजस्थान के अनूपगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में पीएम मोदी राजस्थान के कई क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लेकिन वो अपने पुराने वादे नहीं दोहराते। उन्होंने कहा था कि सभी को 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा, महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दूंगा। लेकिन मोदी जी ने किया कुछ भी नहीं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों से सहानुभूति पाना चाहते हैं।
मैं गरीब हूँ, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता हूँ, लेकिन मोदी जी, मैं तो मजदूर का बेटा हूँ और मुझे ये कहने में गर्व होता है। मैं लोगों के हित के लिए राजनीति में आया हूँ, ना कि झूठ बोलने के लिए। ये चुनावी क्षेत्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और पहले के बातों को दोहराने का उन्होंने छोड़ दिया। यानी पहले तो ये बात करते थे 2014-15 में, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को विदेश में रखा हुआ काला धन लाके हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या आप लोगों को मिला है? यहाँ पे जो आपकी सरकार है, अगर हम देखें तो चाहे हमारी यहाँ की सरकार को देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को देखें, तो किसानों के लिए कितना काम किया है। 15,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। जब वो काले कानून आए तब किसान की कोई सुनवाई हुई? 1 साल होने वाला था, किसान सड़क पे बैठा रहा, सैकड़ों किसान शहीद हुए, पानी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, उस समय सड़क पे ही बैठे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तब हुई, काले कानून वापस तब लिए गए भाजपा द्वारा जब 2 महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आ रहा था। चुनाव आने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं झांझपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। कांग्रेस कहती है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन बीजेपी कहती है कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो नई संसद भवन बनाने के लिए मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए कहां से खर्च कर दिए। दरअसल राजस्थान के इस चुनाव की अगर बात करें तो यहां महंगाई और सिलेंडर भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। किसानों का मुद्दा तो है ही। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यह कहा था कि चूल्हे पर खाना बनाने वाली माताओं बहनों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, मैं उन्हें मुफ्त में रसोई गैस दूंगा। मुफ्त में रसोई गैस देना तो छोड़िए, आपने तो रसोई गैस की कीमत ही बढ़ा दी। फिर जब चुनाव का समय आया तो रसोई गैस की कीमत थोड़ी सी आपने घटा दी। आप जनता से ही जनता का पैसा चोरी कर रहे हैं। इस तरह की बातें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक भीषण हादसा देखने को मिला। यहां पर आग लग गई। आग लगने की वजह से 40 नाव तबाह हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह पर सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। ये आग पहले एक नाव में लगी और फिर देखते ही देखते 40 अन्य नावों तक फैल गई। हालात पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। बंदरगाह में आग लगने से करीब 25 से 30 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना जताई गई है। नावों में लगी आग को देखकर मालिकों के आंसू नहीं रुक रहे। All the fishes which are parked, all the boats which are parked in the fishing jetty number 1, jetty number 0. One of the ships actually caught fire where some boys were there late night. Probably they were all partying, and luckily the other boatsmen, they came and cut it off, de-anchored it, and then let it off into the sea. And that particular ship which had caught fire, it had full tank diesel and gas cylinders. पुलिस ने कहा कि लगभग 40 फाइबर मशीनीकृत नावें पूरी तरह से जल गईं, जबकि दुर्घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मियों को सूचित किया था।
तो यह आग कितनी भयानक थी, तस्वीरों के जरिए आपने देखी। बंदरगाह पर मौजूद स्थानीय मछुआरों ने आग लगने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी और डीसीपी आनंद रेड्डी की तरफ से बताया गया कि ये जो आग थी वो रात के करीब 11:30 बजे लगी थी। कुछ नौकाओं में विस्फोट तक हुआ और माना जा रहा है कि ईंधन टैंकों तक आग पहुंचने की वजह से यह आग और ज्यादा बढ़ गई। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। विशाखापट्टनम के जो मछुआरे हैं उन्होंने कहा है कि आग के कारण मछली पकड़ने वाली लगभग 40 नौकाएं जल गई। हर नाव की कीमत करीब 40 लाख रुपए थी और आग इतनी तेजी से इसलिए फैली क्योंकि जिस नाव पर आग लगी उसके आसपास नावों में लंगर डाला हुआ था और बंदरगाह में आग लगने से 25 से 35 करोड़ रुपए की अगर बात की जाए तो ये नुकसान की आशंका जताई गई है। और अब बात उत्तरकाशी की, जहां पर 41 जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार जंग चल रही है। राहत बचाव कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरंग के अंदर छोटे रोबोट्स भेजे जा रहे हैं जिससे कि सही हालात पता चल सके। उत्तरकाशी टनल हादसे को 9 दिन का समय पूरा हो गया है और अभी तक 41 मजदूरों को रेस्क्यू टीम निकालने में असफल रही है। हालांकि प्रयास लगातार चल रहे हैं लेकिन रेस्क्यू में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हादसे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून के पंचायती मंदिर में हवन भी किया और मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उनके रेस्क्यू में लगे अधिकारियों से बात हुई है और अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों को रेस्क्यू में अभी 10 दिन का समय और लग सकता है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी नजर आती है। हालांकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं लेकिन ये प्रयास नाकाफी हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए अब रोबोट को भेजा गया है। वो सुरंग के अंदर जाकर रेस्क्यू में मदद करेगा। रोबोट को सुरंग के अंदर आए मलबे के ऊपर बची थोड़ी सी जगह से दूसरी तरफ से भेजा जाएगा, जिसके लिए मौके पर रोबोटिक्स की टीम पहुंच चुकी है। वो इसके लिए निरीक्षण कर रही है। इस रोबोट की सहायता से दूसरी तरफ पाइप डालने के साथ साथ रेस्क्यू की दूसरी संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इस बारे में जानकारी दी। 12 नवंबर को यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के बाद से 41 मजदूरों का जीवन संकट में है। 5 प्लान मजदूरों को बचाने के लिए तैयार किए जा चुके हैं और केंद्र और राज्य की करीब 6 एजेंसियां इस राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि सुरंग के अंदर भूस्खलन के कारण जो मलबा आया है उसके और सुरंग की ऊपरी छत के बीच थोड़ी जगह है, जिसमें एक छोटे रोबोट को भेजकर देखा जाएगा कि दूसरी तरफ कितनी जगह है। उसमें ऐसी डिवाइस लगाई जाएगी जो वहां के हालात को बता सकती हो। उन्होंने बताया कि वो जगह छोटी होने की वजह से वहां छोटा रोबोट ही जा सकता है। रंजीत सिन्हा ने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा। अगर मशीन से ड्रिलिंग करने के वक्त कोई बाधा नहीं आती तो रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में 30 से 40 घंटे का समय लग सकता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उधर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि 41 मजदूरों के रिश्तेदारों के आने जाने, रहने और खाने का खर्च उनकी तरफ से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यह कहा है कि अधिकारियों को फंसे हुए मजदूरों के रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन लोगों का खर्च वहन करेगी जो मजदूरों का हालचाल जानने के लिए सिलक्यारा आना चाहते हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा की। तो पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झलकारी बाई की जयंती पर जो राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यहां पर उनकी तरफ से कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में झलकारी बाई जयंती राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पगड़ी बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही, वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जरूर चर्चा होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पलवल के वार्ड नंबर 4
मोहन नगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से कोली समाज के लिए विशाल भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हर वर्ष वीरांगना झलकारी बाई की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल का नाम वीरांगना झलकारी देवी के नाम से रखने की घोषणा की। तो यहाँ पलवल में वार्ड नंबर 4 में हमारे साथियों ने एक जगह देखी है, तो मोहन नगर वार्ड नंबर 4 के अंदर एक बहुत भव्य सुंदर कोली समाज के नाम से बनाया जाएगा और उसी में वीरांगना झलकारी बाई जी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ये भी लगाया जाएगा। इसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस नाते से आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि झलकारी बाई जी का चित्र घर घर पहुंचे और उनकी इस प्रतिमा के सामने साल में कम से कम एक बार जब उनकी जयंती आती है उस समय हम कार्यक्रम भी करें, समारोह भी करें और ऐसी वीरांगनाओं को याद करते हुए नई पीढ़ी को हम प्रेरणा दें। इस प्रेरणा से अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को सबको लाभ होने वाला है। आपने मेरी बात सुनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों ने इतिहास के महापुरुषों को याद नहीं किया। बीजेपी सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत महापुरुषों को याद किया जा रहा है और उनकी राज्य स्तरीय जयंती मनाई जा रही है। तो इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। सरकार गरीबों के हित में कार्य कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए चिरायु योजना शुरू की गई। योजना के मुताबिक गरीब परिवारों को लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बीमा किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश के गरीब परिवारों को राशन भी दिया जा रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए कन्यादान के तौर पर दिए जाते हैं। और पलवल में श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के अंदर नए बने परिसर का लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए हरियाणा सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की तरफ से स्थापित श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दुधोला पलवल में 82 एकड़ में बनकर तैयार हुए नए परिसर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के निर्माण पर 3 चरणों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 426 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत अभी तक 357 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए परिसर में 10 ब्लॉक का लोकार्पण फिलहाल किया गया है, जिसमें 6 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनमें 69 क्लासरूम हैं और अधिकतर स्मार्ट क्लासरूम हैं। इनमें कंप्यूटर लैब भी है और एक प्रशासनिक भवन भी है, जिसका नाम तक्षशिला रखा गया है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर तैयार हो गया है। इसमें लैब, सोलर लैब, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक लैब, वेल्डिंग लैब है। इसके अलावा छात्र एवं छात्राओं के लिए 2 छात्रावास बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें 500 बेड की क्षमता है। विश्वविद्यालय परिसर में 1.2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। साथ ही एसटीपी भी स्थापित किया जा रहा है। जल शोधन करके उसे कृषि एवं बागवानी में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग का बंदोबस्त भी किया गया है। जिस दिन विश्वविद्यालय परिसर के 10 भवनों का उद्घाटन करके और ये जनता को समर्पित किया जा रहा है, मैं इस अवसर पर बहुत ही गर्व और अनुभूति का आभास कर रहा हूं। तो कौशल और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस कौशल विश्वविद्यालय की जब रचना हुई, देश भर में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौशल विश्वविद्यालय ये बनाने का हमको सौभाग्य मिला है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। ये जो कौशल है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया कि इसके बिना, मोदी जी कहा करते हैं कि किसी जवान से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कहां तक की है, तुम क्या जानते हो, तो जब जानते हो उसमें भी कहता है कि मैं बीए पास हूं, मैं बीकॉम पास हूं, बीएससी पास हूं। क्या जानते हो? जानते हो माने जो कला कौशल के नाते से उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता। दूसरी कला उसको इसलिए सिखाई जाती है, उसको एक हुनर आना चाहिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं के हाथों में कौशल प्रदान करना आज के समय की मांग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ज्ञानवर्धन का एक पहलू है, लेकिन व्यवहारिक हमारी कला के अंदर छुपा हुआ है। कौशल के माध्यम से ही व्यक्ति की प्रतिभा निकलकर सामने आती है। चलिए इस विश्वविद्यालय की कुछ खास बात हम आपको बता देते हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय 42 प्रोग्राम चला रहा है और काफी सारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट की आप बात करिए तो 82% तक पहुंच चुका है और काफी विद्यार्थी उद्यमी बन चुके हैं। अफ्रीका और जापान सहित कई देशों के प्रतिनिधिमंडल यहां पर भ्रमण के लिए आते रहते हैं और कई राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल को फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को विदेशों में रोजगार मिला है और 3 विद्यार्थी और 3 शिक्षक कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए भी यहां से जाएंगे। और अब बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां पर पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि अब प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है। जो किसान पराली जला रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जुर्माना भी वसूला जा रहा है। फतेहाबाद में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब कृषि विभाग ने किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कृषि विभाग की तरफ से 4 किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं किसानों से अब तक 7,50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जा चुके हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो भी किसान पराली में आग लगाएगा उस पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जहाँ तक फतेहाबाद जिले के अंदर इस वर्ष धान की पराली के अंदर आगजनी की घटनाओं का जिक्र है, तो अब तक 551 जो है लोकेशंस पर फायर जो है, जो आगजनी की घटनाएं वो नोट की गई हैं। उसके अंदर जो है 506 लोकेशन जो है वो हर्षक के द्वारा भेजी गई हैं और 45 लोकेशन जो हैं वो हर्षक से अलग। हाँ जी, तो 551 जगह पे आगजनी की घटनाएं अभी तक फतेहाबाद जिले में नोटिस में आई हैं। हाँ जी, तो इसके ऊपर जो है जो कृषि विभाग और हरियाणा सरकार जो है काफ़ी सख्ती से पेश आ रही है और इसमें फतेहाबाद जिले की बात करें तो अभी तक जो है 293 किसानों को जो है इन्वायरमेंट कंपनसेशन जो फंड के अंदर जो पैसा जो जमा हो चुका है। फतेहाबाद में अब तक 551 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं, जिसमें 293 किसानों से 7,50,000 रुपए के करीब जुर्माना राशि वसूली गई है और 4 किसानों पर केस दर्ज करवाया गया है। तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो आज से नहीं लंबे समय से सामने आ रही हैं। हालांकि हरियाणा में ये घटनाएं कम हुई हैं। आज किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार गांव के स्तर पर कृषि विभाग की टीम जागरूक करने का काम कर रही है। उनसे अपील की जा रही है कि आप पराली में आग ना लगाएं। साथ ही किसानों को पराली प्रबंधन के लिए उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और सोनीपत से एक बार फिर से टोल पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। टोल कर्मचारियों ने 2 कार सवारों को बुरी तरह से पीटा। हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर टोल पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। सोनीपत से गुजरने वाले केजीपी पर गांव जखौली के पास बनाए गए टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि झज्जर जिले के रहने वाले 2 सगे भाई अपनी बहन की शादी का लगन लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे और टोल फीस को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद झगड़े की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। कुंडली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल टोल कर्मचारियों ने गाड़ी सवारों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, जब टोल कर्मचारियों को मारपीट में हाथ पैर से काम नहीं चला तो पत्थर और लोहे की रॉड भी उठा ली और गाड़ी सवारों पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए रोहतक रेफर किया गया है। कुंडली थाना प्रभारी ने बताया कि झज्जर के शिवानी के रहने वाले संजीव उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे और जब वो जखौली टोल पर पहुंचे तो उन्होंने आर्मी का कार्ड दिखाया, लेकिन टोल कर्मचारी नहीं माने और इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। झज्जर शिवानी से कोई 2 गाड़ियां थी, वो यूपी की तरफ जा रही थी।
तो उनमें से किसी एक गाड़ी वाले ने कोई अपना कार्ड दिखाया कि मैं मिलिट्री मैन हूँ और मेरा एग्जेम्प्टेड है, तो टोल वालों ने एग्जेम्पशन से मना किया। तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। तो दोनों तरफ से फ्री फाइटिंग होकर के चोट लगी है। टोल वालों को भी चोट लगी है और गाड़ी वालों को भी चोट लगी है। दोनों पक्ष हॉस्पिटल गए हुए हैं। अभी हमारा भी चौकी इंचार्ज गया हुआ है। एमएलआर और अभी स्टेटमेंट हमारे को मिल जाएंगे। जैसे भी एमएलआर आएंगे और स्टेटमेंट आएगी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख करके जो मुनासिब कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि इसके बाद टोल कर्मचारियों और कार सवारों में जमकर मारपीट हुई। मामले में सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। फिलहाल इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो सोनीपत ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और वजह एक ही होती है, वो होता है टोल चुकाना या ना चुकाना। इस मामले की अगर बात करें तो टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है और टोल कर्मचारियों ने इसलिए पीटा क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति था उसने अपना आईडी कार्ड एक आर्मी पर्सन के तौर पर दिखाया था, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। बहस हुई और बहस के बाद इन दोनों को बुरी तरह से पीटा गया। तो ये वो तमाम खबरें रही जो कि दिन भर सुर्खियों में बनी रही और इन्हीं के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।